गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 510 का यूनिट 1 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। यानी वैज्ञानिक विधि जो है, इस विधि को पूरा करने के लिए कौन कौन सा चरण होता है, कौन कौन सा स्टेप होता है, इसे लिखना है। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और आगे बढ़ें। तो इसका पहला चरण है समस्या को महसूस करना। दोस्तों, जब तक कोई समस्या उसे नहीं पता चले कि हम में कुछ समस्या है या यहाँ पर कोई समस्या है, तब तक उस पर कुछ काम किया ही नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले विद्यालय में ऐसा माहौल किया जाए, ऐसा माहौल का निर्माण किया जाए ताकि बच्चे समस्या का पहचान कर सके। जब बच्चे समस्या का पहचान करने योग्य हो जाएं, उनके मन में उत्सुकता हो जाए, इनके लिए बच्चों को चिंतनशील सोच, तर्क, इन सब चीज़ों के लिए शिक्षक को सहायता करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट है समस्या को महसूस करना। समस्या को महसूस करना। सबसे पहले समस्या क्या है, इसे खोजा जाता है। विद्यालय में ऐसे माहौल का निर्माण करना चाहिए जहां बच्चे समस्या की पहचान कर सकें। शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों के लिए चिंतनशील सोच और तर्क के आधार पर हल होने वाले समस्याओं की पहचान में मदद करें। यहाँ पर सभी शिक्षकों को बच्चों को मदद करना चाहिए। किस काम में मदद करनी चाहिए? समस्याओं की पहचान में। ऐसी समस्याओं की पहचान करनी चाहिए जो बच्चों के द्वारा हल हो जाए, जो बच्चों के द्वारा हल हो जाए। बच्चों के द्वारा हल होने वाले समस्याओं का पहचान एक शिक्षक करवा सकते हैं बच्चों से। यानी एक शिक्षक बच्चों को मदद कर समस्याओं की पहचान करवा सकते हैं। दूसरा होता है समस्या को परिभाषित करना। अब जो समस्या आपने पहचाना, ये समस्या की परिभाषा क्या हो सकती है? इस परिभाषा को सोचने समझने में बच्चे का मदद यानी विद्यार्थियों की मदद एक शिक्षक को करनी चाहिए। शिक्षार्थी अब समस्या को परिभाषित करता है। समस्या की पहचान हो गई पहला। दूसरा, समस्या को परिभाषित करना, यानी अब समस्या को परिभाषित करेगा। तो शिक्षार्थी अब समस्या को परिभाषित करता है। शिक्षक को समस्या परिभाषित करने में शिक्षार्थी की सहायता करनी चाहिए। विद्यार्थियों को सहायता कर समस्या की परिभाषित करवाया जाना चाहिए। समस्या पहचान होने के बाद इसे कक्षा में प्रस्तुत करवाया जाना चाहिए। जब समस्या का पहचान हो जाता है तो इस समस्या को पूरे कक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ये समस्या है। जैसे पानी क्यों उबल रहा है, एक समस्या हो गया कि पानी क्यों उबल रहा है, तो एक समस्या को परिभाषित कर रहा है। समस्या को ये परिभाषित कर रहा है कि पानी क्यों उबल रहा है। आगे देखिए इसी को, समस्या को देखिए और कैसे। पानी और दूध में दूध पहले क्यों उबला। समस्या का यहाँ पहचान किया, फिर परिभाषित किया कि पानी और दूध में दूध पहले क्यों उबला, पानी क्यों नहीं उबला। अब समस्या का विश्लेषण यहाँ पर करना है। समस्या का विश्लेषण करना है। शिक्षार्थी अब कुछ संकेत शब्द ढूंढते हैं जो समस्या का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्रस्तुत करते हैं। जो समस्या है उस समस्या को हल करना है। हल करने के लिए वे इधर उधर कुछ उसका पॉइंट ढूंढते हैं, कहाँ से हमको इस समस्या का समाधान हो सकता है। महत्वपूर्ण सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऊपर प्रस्तुत समस्या में पानी उबलता है या उबलता पानी संकेत शब्द है जो सुराग देता है कि हमें
अलग अलग परिस्थितियों में पानी के उबलने संबंधी सूचना एकत्रित करनी चाहिए। यहाँ पर जब पानी उबलते हुए देखा तो पानी उबलता है, यह एक सुराग हो गया। अब इसी को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों में पानी उबलने संबंधी सूचना एकत्रित करता है। मान लीजिए कभी एक चौड़ा बर्तन लिया, कभी सकरा बर्तन लिया, कभी ठंडे स्थान, कभी दबाव ज़्यादा करके, यानी अलग अलग परिस्थिति में पानी को उबाल करके देखता है और उसका सूचना को एकत्रित करता है। उसके बाद आता है आंकड़े एकत्र करना। ये जरूरी नहीं है कि जो भी आंकड़े एकत्र करें खुद हम उसे करके पहले देख लें। यहाँ पर हमने विभिन्न जगहों पर पानी उबाल करके देख करके सूचना को एकत्रित किया। अब यहाँ पर क्या है कि विभिन्न तरीकों से, केवल खुद नहीं, अन्य जगहों से अन्य लोगों की सूचनाओं को यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। शिक्षक बच्चों को आंकड़े उपलब्ध करने में मदद करते हैं। वे आंकड़े उपलब्ध करने के तरीकों को बताते हैं, आंकड़ों के स्रोत के बारे में बताते हैं। शिक्षक केवल एक सुगमकर्ता के रूप में रहते हैं, लेकिन आंकड़ों का एकत्रीकरण बच्चे ही करते हैं। इसके लिए बच्चे अनेक प्रकार के प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आंकड़े उपलब्ध करना है, ये भी विभिन्न स्रोतों से, केवल एक स्रोत से नहीं। जैसे हो गया इंटरनेट, बुक, अन्य पत्रिकाएं, अन्य जगहों से, दूसरे जगहों से जो तरीका है आंकड़े उपलब्ध करने का, वहाँ से बच्चे आंकड़े उपलब्ध करेंगे। लेकिन शिक्षक क्या करेंगे, वे तरीके बताएंगे कि कौन कौन तरीका से बच्चे आंकड़े को उपलब्ध कर पाएंगे, आंकड़े खोज सकते हैं। एक शिक्षक केवल सुगमकर्ता के रूप में रहेंगे, लेकिन आंकड़ों का एकत्रीकरण, जो आंकड़ों का माने खोजना है, वे बच्चे ही करेंगे। आंकड़ों का एकत्रीकरण कौन करेंगे? बच्चे। इसके लिए बच्चे अनेक प्रकार के प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आंकड़ा उपलब्ध हो गया, उसके पहले विभिन्न परिस्थिति में वो आंकड़ा उपलब्ध किया था। अब आंकड़ों का अर्थ निकालना, जो भी आंकड़े जमा हुआ, चाहे वह खुद का प्रयोग किया हुआ हो या विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो, दो तरह से सूचना उपलब्ध हुआ, दो तरफ से आंकड़ा उपलब्ध हुआ। एक खुद प्रयोग करके, एक दूसरे ने प्रयोग करके जो रखा था वहाँ से, जो इंटरनेट से मुझे मिला, बुक से जो मिला, पत्रिका से मिला, इन सब जगहों से जो मैंने लाया, और एक जो खुद का आया। अब इसका हम अर्थ निकालेंगे। यह एक महत्वपूर्ण चरण होता है। अर्थ निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें जो भी सूचनाएं एकत्र किया गया था, इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसके विभिन्न तरीकों को अध्ययन करना पड़ेगा, और अध्ययन करने के बाद इसका अर्थ निकालते हैं, जिसे सामान्य में हम एक नियम कहते हैं। कि नियम अभी बना नहीं है नियम, लेकिन एक तरह से नियम के प्रारूप में आ जाता है। उसके बाद आता है परिकल्पना का विकास। आंकड़ों का अर्थ निकालने के बाद उन आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने होते हैं। इन निष्कर्षों का परीक्षण करना होता है। परीक्षण के लिए अनेक तरीकों को अपनाया जाता है। जो भी आंकड़े आपको मिला उसे व्यवस्थित करेंगे। वे आंकड़े सही हैं, गलत हैं या नहीं हैं, उनका निष्कर्ष निकालने के लिए हमको परीक्षण करना होता है। बार बार उस प्रयोग को करते हैं, और उस प्रयोग करके हम परीक्षण करके देखते हैं कि क्या वह आंकड़ा जो भी मुझे इंटरनेट से, बुक से या कहीं से मिला, वो सही है या गलत है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। यदि आपको ये नोट्स अच्छा लग रहा हो और आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, 508, 509 या 510 की,
तो ये नोट्स आपको बहुत मदद करेगा, आपका एग्जाम के लिए बहुत मददगार है, चूँकि सरल भाषा में है, अच्छे प्रश्नों को संयोजित किया गया, अच्छे प्रश्नों को चुना गया है। आप लोग देख ही चुके हैं कि इसके पहले वाले एग्ज़ाम में मेरा नोट्स बहुत अच्छा हेल्प किया है आप लोगों का, तो इस बार भी मैं मेहनत करके इसे बनाया हूँ, बहुत ही मदद करेगा आपको। तो आप इसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं मात्र एक कोर्स का 25 रुपये, एक कोर्स का 25 रुपये, जो भी आप लेना चाहते हैं 25 रुपये लगेगा। आप इस पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप तक ये PDF पहुँचेगा। चलिए आगे इसी को देखते हैं। हमने बहुत सारा प्रयोग किया, बहुत सारा परिकल्पना किया, उसमें से सबसे अच्छा यानी सबसे उपयुक्त एक परिकल्पना का चुनाव करना होता है। सबसे अच्छा एक परिकल्पना का चुनाव करना होता है। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन इसका चुनाव करने के लिए इसके प्रासंगिक आंकड़ों का चुनाव, व्याख्या और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थी चर्चा करके या प्रयोग द्वारा सबसे उपयुक्त परिकल्पना का चुनाव कर सकते हैं। चुनी हुई परिकल्पना का पुनः परीक्षण किया जाता है ताकि सही या गलत की जानकारी हो सके। जिसका आपने चुनाव किया उसका फिर से परीक्षण करना आवश्यक है, फिर से परीक्षण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि सही है या गलत है। अब अंत आ गया कि निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना, यह सबसे अंतिम चरण है। इसके बाद इसे प्रयोग किया जाता है। जिस परिकल्पना का चुनाव किया जाता है वही निष्कर्ष रहता है। जो परिकल्पना आपने चुनाव किया था अंत में वही निष्कर्ष रह जाता है। सामान्यीकरण करने के लिए एक साथ कई प्रयोग किए जाते हैं जिनका परिणाम वही रहता है जो हमने निष्कर्ष निकाला होता है। अब यहाँ पर सामान्यीकरण करने के लिए एक साथ में अलग अलग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं और सभी का निष्कर्ष एक ही चीज निकलता है। मान लीजिए पानी 100 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर उबलता है, कहीं भी उबालते हैं 100 डिग्री पर, कहीं भी उबालते हैं 100 डिग्री पर, यानी तब ये नियम बन गया, सामान्यीकरण हो गया। परिणाम जब सबका एक जैसा रहता है तो हम इसको सामान्यीकरण कह देते हैं। तो दोस्तों सरल भाषा में यदि आपको परीक्षा के लिए नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, यह जो मेरा नोट्स है सिलेबस के आधार पर है, सिलेबस से बाहर नहीं है, आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गेस्ट क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।